नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर में टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट का जो हमारा यूनिट 3 चल रहा है, जिसका कि आज का हमारा विषय है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण और हिंदी के अंदर जो है वो हम रचना शिक्षण किस प्रकार से करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर निकलता है कि रचना शिक्षण क्या होता है। रचना शिक्षण के जो है वो कौन कौन से आयाम हैं, मेथड क्या है रचना शिक्षण का, कौन कौन सी विधियों का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं रचना शिक्षण के अंदर। तो क्वेश्चन जो है वो कई प्रकार से आपके सामने एग्जामिनर पुट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि रचना शिक्षण होता क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो रचना शब्द है उसका जो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रचना शिक्षण का रचना का अर्थ होता है किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, रचना करना मतलब बनाना किसी भी चीज को, या फिर कोई जो वस्तु है वो क्या है, बनी हुई ही है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपकी, वो भी आपकी रचना के अंदर आएगी कि मतलब किसी भी चीज को जब हम नए सिरे से लिखते हैं या बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रचना कहलाता है। अब रचना के बारे में जब हम शिक्षण करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, रचना शिक्षण बन जाएगा। ठीक है, अब जो रचना शब्द है वो कहता है कि अंग्रेजी का जो शब्द है हमारा कंपोजिशन शब्द है। ठीक है, कंपोजिशन शब्द से ही निकला है। कंपोजिशन का अर्थ होता है कि जिसका अर्थ शब्दों में क्या है, वाक्यों को गठित कर देना। ठीक है, कि जो हमारे शब्द हैं उनको हम वाक्यों के अंदर गठित करें और उनके द्वारा क्या है, हम अपने विचारों को स्पष्ट करें। ठीक है, अब जो रचना शिक्षण है मेनली हम देखिए कि किसी भी चीज, जैसे कोई मूर्तिकार है सपोज कीजिए, तो वो मूर्ति का क्रिएशन करता है, रचना करता है ना। कोई चित्रकार है तो वो क्या करता है, वो चित्रकारिता में कोई भी चीज कोई चित्रकारी करता है तो वो क्या है, वो उसका क्रिएशन है, वो उसकी रचना है। इसी प्रकार से जब भाषा शिक्षण की बात आती है तो जब भाषा के अंदर जो रचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो हिंदी में हम लिख रहे हैं, किसी भी रचना को लिख रहे हैं, किसी भी कृति को हम लिख रहे हैं, तो वो क्या है, रचना है। हिंदी की बहुत सारी विधाएं हम पढ़ चुके हैं, जैसे गद्य काव्य हमने पढ़ा, पद्य काव्य हमने पढ़ा, है ना। इसके साथ साथ जैसे इसके अंदर आपका व्याकरण शिक्षण आ जाता है, नाटक शिक्षण आ जाता है, हिंदी की अनेक विधाएं जिसके अंदर शामिल हैं। तो उनमें क्या है, जब कोई लेखक या कवि किसी भी चीज की को, चाहे वो कविता है, चाहे वो कहानी है, चाहे नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है, रिपोर्टार्स है, कोई भी जो है वो विधा है, कोई भी जो है वो कृति है, जब उसको लिखता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम रचना का नाम दे देते हैं। और वही हमारी रचना जो जो उसके बारे में हम पढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रचना शिक्षण बन जाता है। अब आगे इसमें चलते हुए, ये तो हो गया हमारा रचना शिक्षण का अर्थ की रचना शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, सिंपल शब्दों में यही है कि जब जो जिसका अर्थ क्या है, शब्दों को वाक्यों में गठित करना और वाक्यों में क्या है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बन गया रचना शिक्षण बन गया। अब अगर हम बात करें रचना की परिभाषा की बात करें तो रचना क्या है, रचना कहता है कि एक सार्थक और एक कलात्मक अभिव्यक्ति है कि जिसमें कि कला के माध्यम से हम अपने जो सार्थक शब्द हैं उनको जो है वो सामने वाले के सामने रखते हैं, कीर्ति के रूप में रखते हैं। ठीक है, अब रचना के भेदों की अगर बात करें तो रचना के भेद कितने हो सकते हैं, रचना के दो भेद होते हैं मेनली, रचना के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, लेखित मौखिक रचना, दो भेद होते हैं। पहला हमारा मौखिक रचना, पहला मौखिक रचना और दूसरा हमारा लिखित रचना। लिखित रचना, जब हम किसी भी कृति को, किसी भी रचना को अपने मुखमंडल से बोल करके या शब्दों के माध्यम से जब हम बोलते हैं या बोल करके दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी मौखिक रचना बन जाती है ना। वहीं पर जब हम उस मौखिक रूप को जब लेखन कार्य के अंदर उतारते हैं, लिखते हैं उस चीज को, तो वो क्या बन जाती है, साधारण शब्दों में वही हमारी लिखित रचना बन जाती है स्टूडेंट्स। तो जो दोनों रूप हैं, चाहे वो हमारा मौखिक रूप है चाहे हमारा लिखित रूप है, दोनों ही जो है वो रचना शिक्षण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्योंकि जो मौखिक रूप है, मौखिक रूप तो तब तक ही है जब तक कि हम किसी भी चीज को दूसरे को सुना
आते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या है, मौखिक रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सही बोलेंगे, देखिए हमने कौशलों की बात की थी कि भाषा के अंदर 4 मेनली कौशल थे, जिसमें था श्रवण कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि सुनना किसी भी चीज को, वाचन कौशल, पाठन कौशल और फिर लेखन कौशल, है ना। तो जो हिंदी है वो क्या है, सबसे पहले हमारा जो उच्चारण है, जो हमारा बोलना है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, मौखिक कहेंगे, है। मौखिक ध्वनियां, जो ध्वनियां मुंह से हमारे निकलती हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जो वाक्य बन के हमारे मुंह से निकलते हैं, अगर वो हमारा सही है तो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है जो कि लेखन का, वो सही तभी होगा जब हमारा फर्स्ट स्टेप सही होगा। ठीक है, तो मौखिक जो रचना है इसकी इंपॉर्टेंस किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जब हम बोलेंगे सही तब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे भी सही। तो ये जो मौखिक रचना वाला काम है, ये लेखन कौशल के लिए क्या है, एक आधार का काम करता है। ठीक है, आधार का काम करते हुए क्या है, ये बेस बना देता है बच्चे का। अगर ये स्टेप आपका सही है तो आप जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हो तो वो भी आपका सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हम मौखिक कौशल के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मौखिक रचनाओं के बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। और जो हमारा मेन मोटिव है, हम लेखन कौशल की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारे बेसमेंट का काम है। ठीक है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अब जो बात आती है लेखन कौशल की, तो लेखन कौशल या लिखित रचना जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें लिपि का ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लिपि है हमारे, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है ना। इसी प्रकार से पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। तो जिस लिपि को हम देखते हैं, हमें क्या है, लिपि का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। हमें लिखना कैसे है किसी भी चीज को, और उसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उस चीजों पर हमें जो है यहाँ पर फोकस करने की जरूरत होती है लेखन कौशल के अंदर। क्योंकि और हिंदी के अंदर क्या है, हर शब्द के लिए जो है वो अपना एक पर्टिकुलर चिन्ह है। हमारे पास एक शब्दावली है, शब्दावली का एक पूरा समूह है। हम जो बोलना चाहते हैं, जो विचार हम प्रकट करना चाहते हैं, वो हमारे पास लिखने के लिए हमारे पास प्रॉपर हिंदी के अंदर जो है वो शब्दावली है। ठीक है, तो जो लेखन कौशल है वो क्या है, जो लिखित रचना है वो क्या है, आपकी सार्थक भी है और आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति की भी है कि आप अपने विचारों को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और उसका क्या है, एक बड़ा ही, जब आप प्रॉपर वे में लिखते हैं तो बड़ा ही जो सुंदर और एक व्यवस्थित रूप जब हमारे सामने आता है तो वो हमारा लेखन कौशल बन जाता है। ठीक है, अब हम इसमें लेखन जो लिखित रचनाएं हैं उसके अगर महत्व की बात करें तो महत्व क्या क्या हो सकते हैं आपके, कि जो लिखित कौशल है, लिखित कौशल का महत्व, लिखित कौशल का महत्व क्या है। देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें, लिखित कौशल में हमारा पहला स्टेप रहेगा कि स्वतंत्र शैली के निर्माण में सहायक, स्वतंत्र शैली के निर्माण में सहायक। जो हमारी शैली है, हिंदी शिक्षण के अंदर बहुत सारी भाषा के अंदर हम बहुत सारी शैलियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कि आपकी अभिव्यंजना शैली होगी, आपकी कथात्मक शैली होगी, आपकी वर्णात्मक शैली होगी, या शैली का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आलोचनात्मक शैली होगी, है ना। तो जो है विनोदात्मक शैली होगी कि आपने किसी भी कृति को किस रूप में लिखा, है ना, वो चीज है। तो जो लिखित कौशल जो आपका है उसमें जो आपने जिस प्रकार की शैली का प्रयोग करना है, वो जो आपके लेखन कौशल का जो है वो बहुत ही एक जिसको हम कहेंगे कि स्टेप पर जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, क्योंकि जब आपने सही शैली का चुनाव किया, जैसे किसी भी कीर्ति को हम प्रेजेंट करते हैं, किसी भी कीर्ति की हम व्याख्या करते हैं, लिखते हैं उस चीज को, तो आपने किस तरह से उसको लिखना है ना। सपोज कीजिए व्यंग्यात्मक शैली में आप कोई लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार की विधा को लिख रहे हैं, और आपने क्या है उस प्रॉपर शैली को प्रयोग नहीं किया, तो उससे आपका जो अर्थ है ना वो सही आगे एक्सप्लेन नहीं होगा, और अर्थ का क्या है, अनर्थ हो जाता है। क्योंकि
काव्य में क्या है, हम भावों को पढ़ते हैं। काव्य के अंदर भावों की अनुभूति हमें होती है, रस की अनुभूति होती है ना, और क्या है, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम प्रॉपर शैली का ही प्रयोग नहीं करेंगे तो जो मैसेज हम देना चाहते हैं, जिस शैली के अंदर हम देना चाहते हैं, वो वहां तक क्या है, अपने उस सही फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि जो हमारी शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं उनको पूरा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो स्वतंत्र शैली का निर्माण है, इसमें जो हमारा लेखन कौशल है या जो हमारे लेखन है, लिखित रचना है, ये बहुत अधिक महत्व इसका रहता है। अगर हम यहाँ पर लिखित रचना भी लिखें ना तो भी कोई गलत नहीं है। लिखित रचना का महत्व भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जो रचना लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रचना शब्द यूज करेंगे। लिखित रचना का महत्व की जो रचनाएं हैं उसका महत्व हमने क्या रखा है यहाँ पर, तो ठीक है, स्वतंत्र शैली का निर्माण, सबसे पहला पॉइंट इसका स्वतंत्र शैली का प्रयोग। फिर दूसरा हम इसमें लिखेंगे विचारों को क्रमबद्ध करने में सहायक है। जो हमारे आइडियाज हैं, जो विचार हैं, विचारों को स्वतंत्र रूप से, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायक, व्यक्त करने में सहायक। जो लिखित रचना है हमारी, उससे क्या है, हम अपने जो शब्द हैं, अपने जो बात हम कहना चाहते हैं, जो चीज हम लिखना चाहते हैं, उसको क्या है, हमें स्वतंत्रता होती है इस चीज की कि हम अपनी बात को, हम अपनी रचना को किस वे में लिखें, है ना। चाहे आपने कविता के रूप में लिखना है, कहानी के रूप में आपने लिखना है, इसी प्रकार से नाटक के रूप में लिखना है, आपने किस विधा के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, इसके लिए हम स्वतंत्र होते हैं रचना शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, थर्ड हम जो बात करने चाह रहे हैं कि, और इसके अंदर एक चीज और भी आती है कि आप क्रमबद्ध रूप से किसी भी चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, अगर अध्यापक क्या है, विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप का ज्ञान करवाना भी अध्यापक का ही काम है, क्योंकि अगर हम अब जिस बात को हम कह रहे हैं, अगर वो क्रम के अंदर नहीं है, ऑर्डर के अंदर नहीं है, शिक्षण जो काम है ना, वो सारा क्या है, वो क्रम में ही चलता है शिक्षण का कार्य। ठीक है, चाहे लैंग्वेज का काम है, चाहे लैंग्वेज के हम किसी भी पार्ट की बात करें, हर काम क्या है, एक जो है वो ऑर्डर के अंदर चलता है इसमें। तो उन चीजों का भी हमने ध्यान यहाँ पर रखना है। थर्ड पॉइंट हम बात करें कि सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग हम इसमें करेंगे। सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग। जो रचना शिक्षण है उसका मतलब क्या है कि हमें जिस भाषा का हमने प्रयोग करना है वो सुव्यवस्थित तरीके से करना है ना। क्योंकि अगर व्यवस्था भाषा में अगर व्यवस्था नहीं होती है तो व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होगा, और जहां पर व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होगा, इट मीन्स आपकी भाषा का जो सही रूप है वो नहीं निकलकर सामने आएगा, और आपकी जो सीक्वेंस बनेगी, जो वाक्य बनेगी, वो सही नहीं बनेगी, और जब वाक्य सही नहीं बनेंगे तो अर्थ भी सही नहीं निकलेगा, अर्थ सही नहीं निकलेगा तो भाव भी सही नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो क्या है, लिखित रचना का जो इम्पोर्टेंस इस चीज में भी है कि जो है हम सुव्यवस्थित भाषा का यहाँ पर प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि स्पष्ट और उत्तरदायित्व पूर्ण जो है वो आपका क्या है, अभिव्यक्ति का इससे विकास होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट सुव्यवस्थित स्वतंत्र विचार थे, कैसा सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग हम इस करेंगे। इसके बाद क्या था, स्पष्ट और उत्तरदायित्वपूर्ण अभिव्यक्ति का विकास, निरीक्षण शक्ति का विकास। यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, निरीक्षण शक्ति का विकास, शक्ति का विकास। जो रचना शिक्षण है हमारा, उससे क्या होगा, जो हम निरीक्षण कार्य करेंगे उसकी शक्ति का भी उससे विकास होगा। ठीक है, निरीक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी कृति को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं या लिखते हैं, वो क्या हो गई, वो हमारा निरीक्षण हो गया कि हमने किस वे में उस चीज को समझा, किस वे में लेखक या कवि जो है वो क्या मैसेज आपके तक देना चाहता है, क्या संदेश वो आप तक देना चाहता है। तो इस प्रकार की जो निरीक्षण शक्ति है वो भी क्या है, लेखन कौशल का
जो है आधार का काम करती है, क्योंकि क्या है कि निरीक्षण से हमें पता लग जाता है कि कमियां कहाँ हैं जो भी कृति लिखी गई है उसके अंदर, तो उससे हम जो स्पष्ट उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी विशेषताओं का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और उसकी कमियों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि कल्पना शक्ति का विकास, आपकी कल्पना शक्ति का विकास। जो रचना शक्ति है, जो रचना है आपकी, उसमें क्या है, लिखित जब रचना हम करते हैं तो उसमें कल्पनाओं का भी समावेश रहता है। कल्पना तो क्या है, किसी भी जैसे कवि लिखता है या कोई नाटककार लिखता है या कोई गद्यकार लिखता है, कोई भी लिखता है, तो उसके अंदर जो कल्पना है उसका समावेश तो हर समय रहता ही है, ये हम सभी को पता है। क्योंकि क्या है, बिना कल्पना के तो कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि जब हम विचारों को मूर्त रूप के अंदर, जब हम अमूर्त रूप के अंदर, जब जो चीजें हमारे पास मूर्त रूप में या मूर्त रूप में हम जिस चीजों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, तो एक इमेजिनेशन जो दिमाग के अंदर कवि के बनती है या कोई लेखक है उसके बनती है, तो उसको जब हम साकार रूप देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उससे क्या होगा, उससे जो हमारा जो कल्पना शक्ति है उसका विस्तार होगा उस चीज से, है ना। तो जो लिखित रचना है इसका महत्व इस बात में भी है कि कल्पना शक्ति का विकास इससे होता है। नेक्स्ट हम बात करें सुनिश्चित अभिव्यक्ति में सहायक, कि जो हमारे विचार हैं, ठीक है, उसको हम एक निश्चित फॉर्म यहाँ पर दे देते हैं, सुनिश्चित अभिव्यक्ति के निर्माण में सहायक। यानी कि जो हमें अभिव्यक्त करना है वो हम लेखन कौशल के माध्यम से उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म वहां पर मिल जाता है, जहां पर हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं लिखित रूप के अंदर, तो वहां पर आपकी क्या है, सुनिश्चित अभिव्यक्ति हो जाती है और उसके निर्माण में जो है वो लेखन कौशल बहुत अधिक सहायक माना जाता है। फिर इसके बाद भी हम एक दो पॉइंट इसके अंदर और जोड़ सकते हैं, मेनली यही पॉइंट्स हमारे इसमें आते हैं कि स्वतंत्र शैली के निर्माण में सहायक है, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में लेखन रचना सहायक है, इसके साथ साथ सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग करने में भी जो क्या है आपका लिखित रचना है वो सहायक है, और फिर निरीक्षण शक्ति का इससे विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सुनिश्चित अभिव्यक्ति के निर्माण में सहायक है, और इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो बच्चे का कहते हैं ना कि सर्वांगीण विकास में सहायक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है उसके निर्धारण में हमारी मदद करता है। लेकिन जो क्या है, जब जिसमें हम कहें कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, तो उसके अंदर सारे ही एस्पेक्ट्स हमारे आ जाते हैं, तो जो लेखन की रचना है वो क्या है, हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है, इस पॉइंट को भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो साहित्य की विधाएं हैं विभिन्न, और जो साहित्य की अभिवृद्धि है उसमें भी जो लेखन कौशल बहुत अधिक सहायक है। दो पॉइंट हम और भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेनली हम क्या जोड़ सकते हैं कि जो साहित्य है हमारा उसकी अभिवृद्धि में, साहित्य अभिवृद्धि नहीं, साहित्य की अभिवृद्धि कि जब कुछ नया लिखेंगे तो क्या होगा, साहित्य के अंदर कुछ नया जुड़ेगा, वृद्धि का मतलब क्या है, कोई चीज आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो साहित्य की अभिवृद्धि में भी क्या है आपका लेखन रचना जो है वो आपकी सहायता करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेखन कौशल का महत्व। इसके बाद हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि रचना शिक्षण के जो है वो उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, उद्देश्यों की, अगर हम रचना शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं, रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे इसके डेफिनेशंस दी हैं,
अगर हम लेकर के चले रायबंश के विचार लेकर के चले, तो ये जो हिंदी के महान विचारक हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि रचना शिक्षण उद्देश्यों के संबंध में कहता है कि लिखित रचना शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने भावों को, अपने विचारों को अपने ढंग से व्यवस्थित कर सकें और स्वतंत्रता पूर्व एक प्रभावशाली शैली के अंदर जो है उसको लिख सकें या प्रभावशाली ढंग से जो है उसको व्यक्त कर सकें। किनको? अपने जो विचार हैं, अपनी जो भाव व्यक्ति है उसको जो है वो व्यक्त कर सकें। ठीक है। और एक चैंपियन के अकॉर्डिंग व्यू ऑफ चैंपियन अगर हम लेते हैं तो वो भी क्या कहते हैं कि जो आपकी लेखन रचना है इसका परम लक्ष्य क्या है, शिक्षक जो शिष्य है उसको इस योग्य बनाना है कि वह अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो क्या है अपने शब्दों में और अपने ढंग से आपके सामने रख सके, स्वतंत्र शैली का प्रयोग वो कर सके। तो ये जो चीजें हैं ये दो मेनली इसके अंदर जो दो डेफिनेशन आती हैं, एक रायबर्न की आई है आपकी और दूसरी आपकी है चैंपियन की। तो इन डेफिनेशंस को आप स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य क्या निकलता है कि विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना, ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा रचना शिक्षण का उद्देश्य है मेनली। ठीक है, कि जो विचार हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप में प्रकट करें ताकि क्या है जो अर्थ निकले वो भी क्या निकले, एक क्रम के अंदर निकले और समझने वाले को भी इसमें आसानी हो, जो मैसेज करने वाला है उसको भी कोई जो है वो गलत मैसेज करने से ना हो। ठीक है। फिर क्या है, विद्यार्थियों में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना, कि जो विद्यार्थी हैं वो क्या सुव्यवस्थित रूप से अपने अर्थ को प्रकट कर सकें, ये भी इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अपने जो विचार हैं उनको कलात्मक रूप से भी जो है वो सामने रखे जाएं, विचारों को कलात्मक रूप से प्रकट किया जाए, प्रकट कर सके, ये भी इसका एक उद्देश्य बनता है। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा इसमें बना है कि विचारों को क्रमबद्ध रूप से कर सके विद्यार्थी प्रकट, या टीचर भी है जो वो भी क्या क्रमबद्ध रूप में प्रकट करे, रचना शिक्षण का यही उद्देश्य रहता है। फिर उसके बाद क्या है, विद्यार्थी जो है वो सुव्यवस्थित रूप से अपने अर्थ को प्रकट कर सके और क्या है कलात्मक ढंग से अपनी जो बात है उसको रखे। उसके साथ साथ क्या है जो लेखन की विभिन्न शैलियां हैं, ठीक है, लेखन की विभिन्न शैलियों से भी, लेखन की विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग करे, विभिन्न शैलियों से अवगत करवाना, ये भी लेखन कौशल का जो है वो क्या निकलता है, एक अर्थ सामने निकल करके आता है, एक उद्देश्य सामने निकल करके आता है कि जब लिखने वाला उसको लिखेगा तो जो शैली है वो क्या है। बहुत सारी शैलियां हमारे हिंदी के अंदर होती हैं, जैसे कथात्मक हो गई, व्यंग्यात्मक हो गई, वर्णनात्मक हो गई, विनोदात्मक हो गई, अनेक प्रकार की, चित्रात्मक हो गई, है ना। किसी भी प्रकार की जो शैली है, जो जिस विधा को लिखेगा उसके लिए क्या है प्रॉपर जो है वो शैली का चुनाव हमें करना होता है। तो उनका भी जो है वो बच्चे को ज्ञान करवाना, ये भी रचना शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत है, माना जाता है। फिर है कि जो उचित तथा प्रसंगानुकूल शैली का भी हमें प्रयोग करना है, कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और अकॉर्डिंग टू दी प्रसंग, जिसको हम कहेंगे कि जिस बात को हम कहना चाहते हैं, जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम शैली का चुनाव करें। ठीक है। और क्या है, विद्यार्थियों में जो आपका अध्ययन है, जो चिंतन है,
जो कल्पना शक्ति है, जो मनन शक्ति है, उसकी योग्यताओं का विकास करना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में बौद्धिक कौशल, विद्यार्थियों में बौद्धिक कौशल, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का, कल्पना शक्ति आदि का विकास करना, ये भी क्या है, ये भी आपका रचना शिक्षण का एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि व्यक्ति के हर एस्पेक्ट को, जो विद्यार्थी का हर एस्पेक्ट है उसकी तरफ ध्यान दे। और रचना कौशल के द्वारा क्या है, हम विद्यार्थियों का जो बौद्धिक कौशल है उसकी हम उसमें मास्टरी बच्चे को करवाएं। फिर तर्क जो शक्ति है उसका विकास किया जाए, जो चिंतन है उसका जो तरीका है सोचने का उसको भी विकसित किया जाए, कल्पना शक्ति का जो विस्तार है वो भी किया जाए। ये जो है ये आपका इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्या है, आपका जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करना। जैसे गद्य शिक्षण का जो मेन उद्देश्य क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि करना। उसी प्रकार कविता का उद्देश्य क्या होता है, कविता का उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति। ठीक है, आनंद की प्राप्ति, रसानुभूति, या फिर जो भाव है कविता के अंदर उन भावों की जो है समझ होना। ठीक है, तो इन चीजों में भी जो बच्चों को हम क्या है रचना शिक्षण के माध्यम से एक्सपर्ट उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो था आपका, ये मेनली जो ऑब्जेक्टिव आपके रचना शिक्षण के आते हैं वो यही है। और इसके अलावा भी क्या है, ये जो कम से कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक हम सिखाएं, अधिक से अधिक निपुण बच्चे को कौशल के अंदर हम करें, यही हमारे हिंदी शिक्षण का क्या रचना शिक्षण का उद्देश्य रहता है। वो भी किस माध्यम से, लेखन कौशल के माध्यम से, क्योंकि लेखन कौशल क्या है, सभी कौशलों के जो लास्ट का स्टेप है वो क्या है, लेखन कौशल है। अगर बच्चा लेखन में निपुण है इट मीन्स कि वो सभी जो उसके कौशल है उसमें वो मास्टरी हासिल कर चुका है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रचना शिक्षण और इसका हिंदी के अंदर क्या स्थान है इसके विषय में हमने पढ़ा। अब रचना शिक्षण का इसमें हमने शाब्दिक अर्थ पहले जानने का प्रयास किया कि रचना शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है बनाना या किसी बनी हुई वस्तु को हम क्या कहते हैं, रचना कहते हैं, है ना। और अंग्रेजी में जो ये वर्ड था ये कंपोजिशन वर्ड से लिया गया था जिसका अर्थ क्या था, शब्दों को वाक्यों के अंदर गठित करना, है। फिर हमने जो है वो रचना शिक्षण के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ली और रचना शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में भी हमने पढ़ा। और इसका जो है ये मैं ये कहूँगी कि ये पार्ट 1 ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 6 में इसके बारे में और भी जानकारी हम हासिल करेंगे कि जो आपका रचना शिक्षण है उसकी प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।